हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है विकास। अब विकास क्या होता है? तो देखो, विकास का मतलब होता है प्रगति होना। मतलब आपके पास जो भी चीज़ आज है कल उसमें बढ़ोतरी होना। ठीक है, लगातार आगे बढ़ते रहना ही विकास होता है। अब विकास का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि अगर उसके पास ज़्यादा शिक्षा आएगी, ज़्यादा डिग्री आएगी तो वो विकसित होगा। हो सकता है कोई ये सोचता हो कि अगर उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे तब वो विकसित होगा। ठीक है, तो हर किसी के लिए विकास की अवधारणा अलग अलग होती है। और जो ये हम मानते हैं ना कि किसी देश की आय उसके विकास को बताती है, तो हाँ, ये कुछ हद तक तो सही है कि हमारी आय हमें ये बताती है कि हम विकसित हैं या नहीं हैं। लेकिन सिर्फ आय ही विकास के लिए ज़रूरी नहीं होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे विकास के लिए ज़रूरी होती हैं। वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे बताया है कि हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। ठीक है, और हर कोई ये विचार अलग अलग रखता है। किसी को लगता है कि देश में अगर ज़्यादा पैसे होंगे तब देश विकसित होगा। किसी को ऐसा लगता है कि देश में ज़्यादा सुविधाएं होंगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तब देश विकसित होगा। तो हर किसी के लिए देश के विकसित होने का भी नज़रिया अलग अलग होता है। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है? क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? क्या और अधिक समानता हो सकती है? तो ये सारे प्रश्न किससे जुड़े हुए हैं? विकास से जुड़े हैं। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तब हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे लिखा है कि विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। मैंने बताया ना कि हर व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक तालिका दिखाई गई है जिसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति कौन कौन से हैं और उनके लिए विकास का मतलब क्या है, विकास का लक्ष्य क्या है। एक देखो, भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर होता है, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई भूमि नहीं है, उसके लिए विकास का क्या मतलब होगा। आप खुद सोचो कि एक ऐसा किसान जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, वो क्या चाहेगा? वो यही चाहेगा ना कि उसे ज़्यादा काम करने को मिले, उसे अच्छी मजदूरी मिले, उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले, समाज में उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, लेकिन एक समृद्ध किसान क्या चाहेगा? समृद्ध किसान को मजदूरी की ज़रूरत है? नहीं। तो वो ये चीज़ें तो चाहेगा नहीं। वो क्या चाहेगा कि उसकी उपज अच्छी हो, उसको सस्ते मजदूर मिले। ठीक है, ये क्या चाहेगा कि इसको सस्ते मजदूर मिले। और ये जो हमारा भूमिहीन है वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि अच्छी मजदूरी मिले। ठीक है, तो दोनों के लिए देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ी सी विपरीतता आ रही है ना। तो दोनों के लिए विकास के लक्ष्य क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, एक यह बात की गई है कि एक अगर शहर के अमीर परिवार की लड़की है तो उसके लिए विकास का क्या मतलब होगा। उसके लिए यही मतलब होगा कि उसे अपने भाई जैसी आज़ादी मिले, वो अपने फैसले खुद कर पाए, वो भी जाके विदेश में कहीं बाहर पढ़ाई कर पाए। ठीक है, ये लड़की के लिए होगा। और लड़के को तो ऑलरेडी ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसके लिए तो लक्ष्य कुछ और होगा ना। उसे लगेगा कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए, है कि नहीं। तो हर किसी के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो लक्ष्य होते हैं ना विकास के, और ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ से एक को विकास हो रहा है, एक किसी चीज़ से एक व्यक्ति अगर विकसित हो रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी उससे विकसित हो सकता है जो एक के लिए विकास हो दूसरे के लिए विनाश हो, ये भी हो सकता है। जैसे एक जो उद्योगपति है, जो लोग शहर में रहते हैं, उनके लिए अगर नदी पे बांध बना दिया जाए तो क्या होगा, उनको अच्छी बिजली मिलेगी। ठीक है, तो उनके लिए तो फ़ायदा होगा। लेकिन वो लोग, वो आदिवासी जो उस नदी के किनारे रहते हैं, जिनका जीवन उसी नदी के बदौलत है,
ठीक है, उस नदी के किनारे खेती करके अपना जीवन जीते हैं कैसे भी, उन लोगों का तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ना उस बांध की वजह से। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हाँ, शहर में रहने वाले उद्योगपति के लिए वो विकास है तो आदिवासी के लिए भी विकास हो। एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो जैसे आपने देखा है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज खुल रही हैं इंडिया में, और ये कंपनीज कहाँ पे, ये फैक्ट्रीज कहाँ पे बनाई जाती हैं? शहरों से दूर ग्रामीण इलाकों में बनाई जाती हैं, ठीक है। अब वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ज़मीन खरीद के ग्रामीण इलाकों में अपनी फैक्ट्री डाल देते हैं बड़े बड़े उद्योगपति। तो ये तो उन लोगों के लिए फ़ायदा हुआ जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा हुआ। लेकिन उस कंपनी के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको कितना नुकसान होगा? उनके लिए तो ये विकास नहीं है, क्योंकि उनका उनका जो वातावरण है उस कंपनी की वजह से लगातार क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो उनके लिए तो ये विनाश हुआ ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए हो सकता है विकास न हो, और ये भी हो सकता है कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो, ठीक है। अब देखो, आय और अन्य लक्ष्य की बात की गई है। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आय और अन्य लक्ष्य। देखो, किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। क्या सिर्फ आपको अच्छे पैसे मिलेंगे तभी आप अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे? सिर्फ और सिर्फ पैसे मिले और कुछ ना मिले, जी लोगी ज़िंदगी? नहीं। हमें क्या है, सुरक्षा की भी ज़रूरत है, दूसरों से हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए। हमें ये भी चाहिए कि हमें पैसे भी मिले और हमें रिस्पेक्ट भी मिले और हमें समाज में बराबरी का दर्जा भी मिले, हमें स्वतंत्रता भी मिले, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो। ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं, हमें ऐसी वस्तुएं भी चाहिए होती हैं जो कि पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है। जैसे आदर आप पैसों से नहीं खरीद सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको कहीं मान लो नौकरी मिल रही है और आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, तो आप क्या, और आपको वो नौकरी क्या है, आपके गांव से, आपके एरिया से, आपके होम सिटी से दूर मिल रही है, तो आप वो नौकरी स्वीकार करोगे? और अगर स्वीकार करोगे तो उससे पहले आप क्या क्या विचार करोगे? आप ये देखोगे कि वहाँ की जो नौकरी है वहाँ पे आय के अतिरिक्त और कौन कौन सी सुविधा मिल रही है। मैं अपने घर से दूर जा रहा हूँ तो वहाँ का वातावरण कैसा होगा, क्या मुझे सीखने के अवसर मिलेंगे, क्या मुझे और सुविधाएं मिलेंगी, क्या मेरे परिवार के लिए फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये चीज़ें आप सोचोगे, ठीक है। और एक ऐसी नौकरी है जहाँ पे आपको वेतन कम मिलता है, ठीक है, वेतन कम मिल रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी है, कोई आपसे आपकी नौकरी छीन नहीं सकता, आपको सुरक्षा की भावना है। और दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो आपको बहुत अच्छी सैलरी दे रहा है, लेकिन आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा की भावना नहीं है, आपकी नौकरी कभी भी आपसे छीनी जा सकती है। आप कौन सी चुनोगे, कम वेतन वाली या अधिक वेतन वाली? आप वही चुनोगे जहाँ पे कम वेतन तो है लेकिन नियमित रोजगार है, आपके रोजगार की सुरक्षा है, आपसे कोई रोजगार छीन नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोगों के लिए विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ आय से ही आप नहीं बता सकते कि आपका जीवन बेहतर है, आप विकास कर रहे हो, आपके लिए और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है राष्ट्रीय विकास की। देखो, अभी तक हमने पढ़ा व्यक्तिगत विकास, कि एक व्यक्ति के लिए विकास कैसा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय विकास कैसे होता है, कैसे किसी देश को विकसित, विकासशील की श्रेणी में रखा जाता है। देखो, देश के विकास के विषय में भिन्न भिन्न लोगों की धारणा अलग अलग है। मैंने बताया ना, किसी को लग सकता है कि देश में बहुत पैसा आ रहा है, देश की कमाई अच्छी हो रही है तो देश विकसित है। कुछ लोगों को लग सकता है कि देश में सुविधाएं अच्छी हैं, देश का माहौल अच्छा है, देश में लड़ाई नहीं है, शांति है, तब देश विकसित है।
तो अलग अलग लोगों के लिए ये विकसित देश के विकसित होने की धारणाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। जब सबके लिए धारणा अलग है, हर विकास के पहलू को देखना ज़रूरी है, तो आप ये बताइए कि कैसे फिर कहा जाता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है। ठीक है, फिर कैसे राज्यों की तुलना की जाती है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो, जब आप एक क्लास में हो तो आपकी क्लास में हर तरह के स्टूडेंट रहते हैं। हो सकता है कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है कोई गेम्स में अच्छा हो सकता है किसी का इंटरेस्ट साइंस में ज़्यादा हो, किसी का मैथ्स में ज़्यादा हो। ठीक है, किसी का आर्ट्स में इंटरेस्ट हो, ये भी हो सकता है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा करता हो। तो हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। अब जब आपका टीचर खेल कूद की टीम चुनेगा तो किस बच्चे को लेगा? उसको तो नहीं लेगा ना जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन खेल कूद में अच्छा नहीं है। खेल कूद की टीम चुनते समय आप किसको लोगे? आप उसको लोगे जो खेल में अच्छा है। उसी तरह वाद विवाद की टीम चुनते समय किसको लोगे? जो पढ़ाई में अच्छा है। ठीक है, तो हर समय हर टीम चुनते टाइम आप अलग अलग बच्चों को ध्यान में रखोगे, है ना। अगर मान लो आपका क्लास टीचर एक सब्जेक्ट टीचर है जो आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, तो वो मॉनिटर बनाएगा तो किसको मॉनिटर बनाएगा? जो खेलने में अच्छा होगा या जो पढ़ने में अच्छा होगा? ऑब्वियसली जो पढ़ने में अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका क्लास टीचर एक गेम्स टीचर है तो वो किसको मॉनिटर बनाएगा? किसको बनाएगा बताओ? जो खेलने में अच्छा हो। तो हर किसी के लिए मॉनिटर चुनने की जो तरीका है, जो उनका पहलू है, अलग अलग है। उसी तरह देश के साथ भी होता है। हम देश को विभिन्न विभिन्न तरीके से सोचते हैं, विभिन्न लोग विभिन्न तरीके से सोचेंगे कि देश कब विकसित है, कब विकसित नहीं है। ठीक है, सामान्यतः हम व्यक्ति को एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। ठीक है, तो हम सभी विशेषताओं को तो ध्यान में रख नहीं सकते, तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, एक या दो विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं। तो जब भी टॉपर्स की लिस्ट बनती है क्लास में, तो किसको टॉपर बनाया जाता है? खेल कूद वाले को या पढ़ाई में अच्छे वाले को? पढ़ाई में अच्छे वाले को, है ना। हो सकता है इसमें विद्यार्थियों में मतभेद हो जाए, विद्यार्थी को लगे कि अरे यार, पढ़ाई में वो अच्छा है तो क्या हुआ, खेल कूद में तो मैं अच्छा हूँ। लेकिन आपका टीचर वो बात नहीं देखेगा, वो कुछ विशिष्ट चीज़ों को देख के उसी आधार पे तुलना करता है। ठीक है, उसी तरह देश को हम विकसित और विकासशील बताते समय कुछ ही चीज़ों को देख सकते हैं, हर चीज़ को नहीं देख सकते। ठीक है, तो देखो, देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। ठीक है, तो जब हम देशों की तुलना करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? उनकी आय के अकॉर्डिंग। समझ आया इतना बात? तो आगे बढ़ते हैं। अब आय कैसे पता लगाओगे? क्या जितने भी देश में लोग हैं सबकी आय पता लगाना पॉसिबल है? नहीं है ना। तो किसी भी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इसे हमें देश की कुल आय कहते हैं। देश की कुल आय क्या होती है? देश की कुल आय उस देश के निवासियों की आय होती है। मान लो किसी देश में 10 लोग रहते हैं, मान लो, और ये 10 लोग मिला के 100 रुपये कमा रहे हैं, तो ये क्या है? कुल आय है, ये देश की कुल आय है। ठीक है, तो कुल आय क्या होती है? देश के सभी नागरिकों की आय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय उपयुक्त मापक नहीं है। हम कुल आय के अकॉर्डिंग देशों की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ये ज्ञात ही नहीं होगा कि एक व्यक्ति कितना कमाता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? औसत आय निकालनी पड़ेगी। ठीक है, औसत आय से हम देशों के विकसित और विकासशील होने की बात को बताते हैं। अब औसत आय कैसे निकाली जाती है? औसत आय निकाली जाती है देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर।
मान लो देश की कुल जनसंख्या है 10 और कुल आय कितनी हो रही है 100, तो औसत आय कितनी हो गई 10 हो गई ना, डिवाइड कर दिया हमने तो क्या आया 10 आया, तो 10 हुई कुल आय। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि औसत आय क्या होती है, जब हम देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से भाग देते हैं तो आता है हमारा औसत आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। किस मापदंड का? प्रति व्यक्ति आय का या औसत आय का। ठीक है, तो कुल आय और औसत आय में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि बताओ औसत आय क्या होती है और कुल आय क्या होती है, या दोनों में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो औसत आय पता चली, कैसे निकालते हैं, कुल आय कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। तो हम जो है किन देशों को अब विकासशील बोलेंगे और किन देशों को विकसित बोलेंगे। देखो, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है। ठीक है, एक व्यक्ति की आय कितनी होनी चाहिए? $12,056 प्रति वर्ष। एक वर्ष में एक व्यक्ति को $12,056 कमाना चाहिए, तभी वो देश समृद्ध देश कहलाएगा या विकसित देश कहलाएगा। ठीक है, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है, तो वह देश निम्न आय वाला कहा जाएगा। ठीक है, जब अगर 1256 से अधिक है तो समृद्ध कहा जाएगा, 995 से कम है तो निम्न वाला कहा जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में मतलब 12,056 और 995 के बीच वाले जो हैं उनको विकासशील कहा जाएगा। ठीक है, और भारत किस में आता है? विकासशील में आता है, क्योंकि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है 2017 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2017 के अकॉर्डिंग हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? $1820। एक वर्ष में हमारा एक व्यक्ति कितना कमाता था? $1820। ठीक है, तो हम किस में आते हैं? मध्य आय वर्ग में, मतलब विकासशील में। ना हम ज़्यादा विकसित हैं, ना ही एकदम निम्न कैटेगरी के हैं। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब देखो, जो औसत आय ना, उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम है। इसको आप एकदम सटीक नहीं मान सकते कि एकदम सही सही बताएगी। क्यों नहीं मान सकते? देखो, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औसत आय के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों औसत आय की गणना को सही नहीं माना जा सकता, तो इसको भी बताते हैं। देखो, होता क्या है कि यह औसत आय तुलना के लिए तो उपयोगी है, हम तुलना के लिए उपयोग करते भी हैं। इसी के आधार पे हम बताते हैं कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो औसत आय छुपा देता है, जिसमें जो हमें औसत आय के से समझ में नहीं आती, पता ही नहीं चलती। देखो कैसे बताते हैं। ये देखो, 2 देशों की तुलना की जा रही है। ठीक है, ये देश क है, ये देश ख है। 5 नागरिक हैं दोनों देशों में, नागरिक 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नागरिक हैं। देश क में देखो, जो नागरिकों की आय दिख रही है ना, वो लगभग क्या है? सेम है। ठीक है, सबकी आय लगभग एक ही जैसी है। और जो देश ख है, उसमें किसी 4 लोगों की आय देखो एकदम कम है, और जो 5वां है उसकी आय एकदम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारा इंडिया। ऐसा ही होता है। यहाँ पे जो टाटा, बिरला, अंबानी है, ये लोग कौन है? ये लोग 48,000 वाले हैं, मतलब इनकी आय क्या है? बहुत अधिक है। लेकिन जो ज़्यादातर हमारी जनसंख्या है ना, वो कौन सी है? वो ये 500 वाली है, उनकी आय एकदम नीचे है। लेकिन जब आप औसत निकालोगे ना, तो दोनों का औसत क्या है? सेम ही है। ठीक है, दोनों का जब आप औसत निकालोगे, दोनों की औसत आय निकालोगे, तो दोनों की प्रति व्यक्ति आय क्या आएगी? सेम आएगी। तब कैसे पता करोगे कि कौन सा देश विकसित है, कौन से देश में ज़्यादा विकास है, कौन से देश में नहीं है? अच्छा, आपको ऐसे देखना हो तो आप किस देश को ज़्यादा विकसित मानोगे? मैं तो देश क को विकसित मानूंगी, और अगर मैं चाहूँगी कि मुझे देश क का ही नागरिक बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि देश ख में क्या है? बहुत असमानता है।
ठीक है, तो मेरी नज़र में तो ये विकसित नहीं है। लेकिन जब हम औसत आय की बात करेंगे ना, तो दोनों को समान दर्जा मिलेगा, दोनों एक जैसे ही दिखाए जाएंगे। ठीक है, आप इसका औसत आय मुझे जोड़ के कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, ये कितना है। तो देखो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है आपके पूरे जगह में कि क्या आप इन देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे। क्या अगर आपको दोनों देशों में रहना मिले तो आप क्या आप दोनों देशों में समान रूप से सुखी अपने आप को मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप देश ख के ये 4 नागरिक तो बनना ही नहीं चाहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर मैं देश ख में हूँ भी तो मैं ये 5वां नागरिक होना चाहिए, ये जो 4 नागरिक हैं ये नहीं होना चाहिए मुझे, है ना। तो ये है, ये असमानताएं हैं औसत आय की। औसत आय में ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती। ये नहीं पता चलता कि वास्तव में कितना पैसा है। ठीक है, मान लो एक आदमी 2 रुपये कमा रहा है और एक आदमी 98 रुपये कमा रहा है। लेकिन जब हम औसत आय निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, दोनों की औसत, दोनों को जोड़ के 100 हुआ और जनसंख्या कितनी है 2, तो दोनों की औसत कितनी आई 50। यानी कि जब आप दिखाओगे तो आप ये दिखाओगे कि ये भी 50 पा रहा है, ये भी 50 पा रहा है। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। ये क्या पा रहा है, ये तो 2 रुपये पा रहा है ना, और ये कितना पा रहा है 98 रुपये पा रहा है। तो कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस औसत आय में बिल्कुल पता नहीं चलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देखो, अब यहाँ पे देखो 2 देशों की तुलना की गई है कि एक जो देश है वो कैसा है, गरीब विहीन अमीर विहीन। ना यहाँ पे ज़्यादा गरीब लोग हैं ना ज़्यादा अमीर लोग हैं। लोग मिल के उत्पादन करते हैं और लोग मिल के उसको यूज़ कर रहे हैं। अब जो ऐसा देश जहाँ पे गरीब हैं तो एकदम ही गरीब है, अमीर है तो एकदम ही अमीर है, मतलब गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है। वैसे देशों में क्या होता है कि जो उत्पादन कर रहा होता है उसके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन जिसके पास पैसा है ना वो सारी सुविधाओं का लाभ उठाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आय और अन्य मापदंड, कि जब आप कहते हो कि जिसके पास आय ज़्यादा है वही ज़्यादा विकासशील माना जाएगा, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सही है कि सिर्फ आय के आधार पे आप किसी देश को क्या मान लो, विकसित मान लो, किसी राज्य को विकसित मान लो। तो इसके बारे में ये इसमें बताया गया है कि आय के साथ साथ और मापदंड जो हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते। ठीक है, लोग सिर्फ आय के बारे में नहीं सोचते, लोग ये भी सोचते हैं कि उनको सुरक्षा मिले, समानता मिले, आज़ादी मिले, लोगों से आदर मिले, हम ये भी सोचते हैं। ठीक है, तो सिर्फ औसत आय को देश का विकास मान लेना, ये मान लेना कि सिर्फ आय से ही हम देश को विकसित कर सकते हैं, ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 राज्यों की तुलना की गई है। ठीक है, हरियाणा, केरल और बिहार। अब देखो हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो हरियाणा को तो हमें समृद्ध मानना चाहिए कि हरियाणा बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत ज़्यादा समृद्ध है। और वही केरल सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, लास्ट नंबर पे कौन है, बिहार है। इसका मतलब जो हरियाणा है वो समृद्ध है, केरल विकासशील है, मतलब मध्यम कैटेगरी में है, और जो हमारा बिहार है ये क्या है, एकदम अल्प विकसित है, इसका विकास बहुत ही नीचे है। यही समझ में आ रहा है इससे। लेकिन जब हम बाकी और चीज़ें देखेंगे ना तब हमें असलियत समझ में आएगी। ये तो सिर्फ आय की बात की गई है, सिर्फ पैसों की बात की गई है यहाँ पे। अब देखो इस वाले जो तालिका है इसमें और भी आंकड़े बताए गए हैं। देखो जैसे है यहाँ पे हरियाणा, केरल और बिहार। आपने आय देखी थी, आय के मामले में हरियाणा सबसे आगे था। लेकिन शिशु प्रति मृत्यु दर देखो। अब ये जानते हो शिशु मृत्यु दर क्या होती है, इसको जानो पहले। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित शिशुओं में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है, हरियाणा में प्रति 1000 पे 33 ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल के नहीं होते और मर जाते हैं। ठीक है, केरल में प्रति 1000 पे 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं। बिहार में इनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है। बिहार में 1000 पे 38 बच्चे मरते हैं, मतलब हर 1000 पे हम वहाँ पे कितने बच्चे मरते हैं, 38 बच्चे मरते हैं। ठीक है,
जो 1 साल से कम है, मतलब 1 साल भी वो नहीं जी पाते। तो इसका मतलब क्या है कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, तभी ना। और इस मामले में देखो केरल तुम्हारा क्या है, सही है, क्योंकि केरल में इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होंगी, अच्छी होंगी, तभी तो यहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं मर रहे हैं। अब साक्षरता दर देखो, साक्षरता दर कैसे पता की जाती है, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, ठीक है, कि 100% में से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो 7 वर्ष से ज़्यादा के हैं और शिक्षित हैं। तो हरियाणा में 82 हैं जो 7 वर्ष से ज़्यादा हैं, 82% है कि 7 वर्ष से ज़्यादा हैं और शिक्षित हैं। केरल में 94% हैं जो 7 वर्ष से ज़्यादा हैं और शिक्षित हैं। बिहार में 62 हैं। अब देखो केरला शिक्षा के मामले में भी आगे है, ठीक है। अब बात करते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। तो पहले ये जानो कि निवल उपस्थिति होता क्या है। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%, ठीक है। इसमें मान लो जैसे 100% में से कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो 14 से 15 साल के 100% बच्चों में से, मतलब ये जो 100% बच्चे हम बात कर रहे हैं ना, वो कितने साल के हैं, 14 से 15 साल के। तो कुल 14 से 15 साल के बच्चों में से कितने परसेंट बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ठीक है। तो हरियाणा में देखो 14 से 15 साल के बच्चों में से 61% ही स्कूल जा पाते हैं। केरला में 14 से 15 साल के बीच के बच्चों में से जितने भी वहाँ पे 14 से 15 साल के बच्चे हैं उनमें से 83% बच्चे स्कूल जाते हैं। बिहार में इनकी संख्या क्या है, कम है। बिहार में सिर्फ 43% बच्चे ऐसे हैं जो कि 14 से और 15 साल के बीच में है और स्कूल जा पाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा केरला है वो निवल उपस्थिति अनुपात के अकॉर्डिंग भी आगे है। अब बताओ आप किसको आप विकसित मानोगे। अब तो आपकी नज़र में केरला विकसित हुआ ना, ठीक है। तो सिर्फ आय के हिसाब से विकास का पता लगाना गलत होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये वाली जो टर्म्स है ना, इनको एकदम रट लेना। एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में से 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, या ऑप्शनल क्वेश्चंस, उनमें ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पे वही बात की गई है कि जो हमने भी तालिका ऊपर डिस्कस की, वहीं उसी चीज़ का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। आप उसको एक बार पढ़ लेना अपनी बुक से। अब बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं की। सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, ऐसी सुविधाएं जिसको कोई एक यूज़ नहीं करता, जो पब्लिकली यूज़ होती हैं, जिनको सब लोग मिल के यूज़ करते हैं। जैसे हमारे स्कूल्स हो गए। अब एक पर्सन के लिए तो स्कूल बनता नहीं है, वो क्या है, सार्वजनिक सुविधा है, ठीक है। हॉस्पिटल्स हो गए, बस सर्विसेज हो गई, जो गवर्नमेंट बसेस हैं वो एक व्यक्ति के लिए तो है नहीं, वो क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं हैं। तो ये आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। समझे, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप जीवन बहुत अच्छा जी रहे हो। जैसे आज देखो अमेरिका विकसित देश है, लेकिन कोरोना की वजह से वो क्या है, उसका जो पैसा है वो क्या है, उसको बचा पा रहा है, नहीं बचा पा रहा। वहीं पे इंडिया क्या है, इंडिया के पास की प्रति व्यक्ति आय जो है अमेरिका से कम है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कोरोना के केसेस कम है, ठीक है। तो हमारा वातावरण, हमारी बाकी की चीज़ें भी ये डिपेंड करती हैं कि हम अपना जीवन कैसे जी पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो सार्वजनिक सुविधाएं भी उनमें से एक है। अब पूछा गया है कि हरियाणा में ऐसा क्यों है कि पैसा तो इतना ज़्यादा है, फिर लोगों की इस, और केरल में देखो पैसा कम है लोगों के पास, फिर भी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें केरल आगे है और हरियाणा पीछे है, ऐसा क्यों। तो उसी की बात कही गई है कि ज़रूरी नहीं कि पैसे से आप हर चीज़ खरीद पाओ। आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। आपका द्रव्य, यहाँ पे द्रव्य का मतलब पैसा से है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से है, ठीक है। जैसे बंगला, गाड़ी, उन सब की बात की गई है। आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। आप पैसा से खरीद सकते हो क्या प्रदूषण मुक्त वातावरण, नहीं खरीद सकते। आप बिना मिलावट की दवाएं भी नहीं खरीद सकते।
आपके एरिया में जो दवाएं हैं, आपके पास कितना भी पैसा रहे आप वही दवाएं खरीद पाओगे, है ना। उसके बाद जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर ही नहीं रहने लग जाते जहाँ के लोग सुविधाओं से उपलब्ध हैं, आप तब तक ये चीज़ों से छुटकारा आपको नहीं मिल सकता, प्रदूषण से और इन सब से, जब तक आप अपने उस समुदाय को छोड़ो ना जहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। जब आप दूसरे जगह जाके शिफ्ट हो जाओगे, जैसे अब आपको दवाएं नहीं मिल रही हैं अपने एरिया में, तो आप दूसरी जगह जाओ, वहाँ जाके आपको दवाएं मिलेंगी, ठीक है। तो जब तक आप अपना एरिया छोड़ के नहीं जाओगे आपको ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। और आपका पैसा आपको बीमारियों से भी नहीं बचा सकता, आपको बीमारियां होंगी ही, ठीक है। अब हमने बात की कि सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं। देखो, जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं ना, वो क्या होती हैं, एक सस्ता और अच्छा तरीका होता है चीज़ों को प्राप्त करने का, ठीक है। आप प्राइवेट कार से चल रहे हो, मान लो प्राइवेट आपके पास बस ही है, आप उससे चल रहे हो, आपको उसमें क्या है, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, प्राइवेट कार में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पब्लिक बस से चल रहे हो तो आपको पैसा क्या होगा, आप अपने जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आपकी मंजिल है, वहाँ पे भी पहुँच जाओगे और आपको पैसा भी कम देना पड़ेगा। तो जो हमारी सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं ना, वो क्या होती हैं, सस्ता साधन होती हैं और अच्छा भी माना जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात की गई है कि किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना सबसे अधिक सस्ता है अथवा घर घर के लिए। अच्छा बताओ, आप किसी बिल्डिंग में रहते हो और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं उस बिल्डिंग में, और आपको गार्ड रखने हैं, तो सबने मिलके 3-4 गार्ड रख लिए या सबने मिलकर एक ही गार्ड रख दिया, ठीक है। और आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में अकेले रहते हो और आपको एक गार्ड रखना पड़ेगा, तो कौन सा गार्ड सस्ता हुआ, जो सबने मिल के रखा था। तो सार्वजनिक रूप से जो चीज़ें की जाती हैं वो हमें क्या पड़ती हैं, सस्ती पड़ती हैं, ठीक है। अब जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं हैं। स्कूल आपके एक के लिए नहीं खुलेगा, कोई आपको अकेले पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं खोलेगा। आप तब तक आप अपने गांव के बारे में सोचिए, आप अपने गांव में तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक अन्य लोग पढ़ने के लिए तैयार ना हो। अगर आप अकेले चाहोगे तो आप अपने गांव में रह के पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। आपको फिर किसी और जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे स्कूल्स हों, ठीक है। आपके अकेले के लिए आपके गांव में सरकारी स्कूल नहीं खोलेगी, है ना। तो सार्वजनिक सुविधाएं सबके लिए होती हैं और सबको उनको यूज़ करना भी ज़रूरी होता है। तो केरल में जो ये मृत्यु दर कम है, इसका कारण यही है कि वहाँ के लोगों के पास स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं क्या है, ज़्यादा हैं। इसी वजह से वहाँ पे मृत्यु दर कम है। पैसा कम होने के बावजूद भी वहाँ पे सार्वजनिक सुविधाएं ज़्यादा हैं, इसीलिए लोग आराम से इन सब प्रॉब्लम से निपट पा रहे हैं, ठीक है। कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से काम करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, जैसे कि आपका जो ये राशन कार्ड्स होते हैं ना, जिनके थ्रू आप जाके राशन लेते हो, तो वो क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। वहाँ पे जो आपका राशन देने वाला होता है वो सिर्फ एक को तो देता नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति को तो देता नहीं है, सिर्फ सबको देता है ना। तो वहाँ पे सार्वजनिक रूप से वितरण किया जाता है हर चीज़ों को। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे राज्यों में लोगों के लिए स्वास्थ्य और पोषण की चीज़ें मिलती रहती है, ठीक है, क्योंकि अच्छा अनाज मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मानव विकास रिपोर्ट की बात की गई है, ठीक है। हम कभी कभी देशों की तुलना मानव विकास रिपोर्ट के आधार पे भी करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले बीएमआई मैं आपको बता देती हूँ कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई एक तरीका है जिससे हम पता करते हैं कि आप पोषित हो कि नहीं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं। तो बीएमआई कैसे पता किया जाता है, आपका जितना भी भार होगा, ठीक है, आपका जितना भी भार है, आप जितने भी केजी के हो, उसको भाग दिया जाता है आपकी लंबाई से। मान लो आपका भार 25 किलो है, ठीक है, और आपकी लंबाई 1 मीटर है, तो 1 मीटर का स्क्वायर कर दिया जाता है, तो आपका बीएमआई निकल आएगा, ठीक है। मतलब भार और आपकी लंबाई का स्क्वायर, आपकी लंबाई का वर्ग, ठीक है। आपका भार माना 25 किलोग्राम था, आपकी लंबाई 1 मीटर थी, 1 मीटर का स्क्वायर कर दिया गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 25/1। तो टोटल आपका बीएमआई कितना आ जाएगा 25।
अब कैसे माना जाएगा कि कोई व्यक्ति पोषित है या कुपोषित है? देखो, 18 से 25 के बीच में अगर आपका बीएमआई आ रहा है, अगर आपका बीएमआई 18 से 25 के बीच में आ रहा है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, आप पोषित हो। अगर 18 से नीचे जा रहा है, 18 से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब आप बहुत ही कमज़ोर हो, आप कुपोषित हो, ठीक है। और अगर 25 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आपका भार बहुत ज़्यादा है, आपको अपना वेट कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बीएमआई आई होप आपको समझ में आया होगा। बीएमआई मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके चैप्टर में जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं ना, उसमें बीएमआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आते हैं मानव विकास रिपोर्ट पे। ये क्या होती है? इनके आधार पे भी देश को बताया जाता है विकसित हैं कि नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें देशों की तुलना वहाँ के लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है, ठीक है। सिर्फ आय के आधार पर ही नहीं बल्कि वहाँ के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर, सबकी बात की जाती है, ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2018 में मानव वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, उनको पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है श्रीलंका है, भारत है, म्यांमार है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। सबकी पहले प्रति व्यक्ति आय देखो, डॉलर में यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय दी गई है। तो श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि भले ही वहाँ की कुल आय कम हो लेकिन वहाँ पे जनसंख्या भी तो कम है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय क्या है? ज़्यादा है। जन्म के समय संभावित आयु, मतलब यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये है, कभी कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनका मतलब नहीं समझ में आता। देखो यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि आप जब जो व्यक्ति है कितने आयु तक जिंदा रह रहे हैं, औसतन कितने आयु तक आपका आपकी लाइफ है, ठीक है। तो श्रीलंका में 75.5 साल तक लोग क्या करते हैं? जीते हैं। मतलब 75-76 के आसपास होते हैं तब वो मरते हैं, ठीक है। औसत आयु वहाँ के लोगों की कितनी है? 75.5। इंडिया की कितनी है? 68.8, ठीक है। उसी तरह विद्यालयी औसत आयु, कितने जो बच्चे ऐसे हैं जो 25 वर्ष या उससे ज़्यादा के हैं लेकिन फिर भी स्कूल जाते हैं, ठीक है, फिर भी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो श्रीलंका में 10.9 है, इंडिया में 6.4 है, ठीक है। और बाकी देशों का नीचे देख लेना, हमारे लिए भारत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। विश्व में मानव सूचकांक, अब देखो इसी तीनों के आधार पे मैंने बताया ना कि आपके स्वास्थ्य के आधार पे, आपकी शिक्षा के आधार पे किया जाता है। स्वास्थ्य, जितना अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा आप उतना ज़्यादा दिन जियोगे, तो ये हुई स्वास्थ्य की बात। यहाँ हुई शिक्षा की बात, यहाँ हुई प्रति व्यक्ति आय की बात। तो इन सबको मिला के हमारा जो देश है वो 189 देशों की इनमें बात की गई थी। ये जो मानव विकास रिपोर्ट आई थी 2018 में, इसमें 189 देशों की बात की गई थी, जिनमें से हमारा जो रैंक था वो 130 था, ठीक है। हमसे बहुत अच्छी स्थिति में था श्रीलंका, उसका रैंक क्या था? 76 था, ठीक है। उसके बाद देखो म्यांमार 148 पे था, पाकिस्तान 150 पे था, नेपाल 149, बांग्लादेश 136। लेकिन हमारी स्थिति श्रीलंका से भी बुरी थी, ठीक है। हम 130 पोजीशन पे थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है और वर्ल्ड बैंक द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें क्या है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ आय को देखता है, प्रति व्यक्ति आय को, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट आय को भी देखती है, हमारे स्वास्थ्य को भी देखती है, हमारी शिक्षा को भी देखती है और उसके बाद हमारी रैंकिंग बताती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको समझ में आया होगा कि श्रीलंका जो इतना छोटा सा देश है उसमें वो हर चीज़ में हमसे क्या है? आगे है ना। तो एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक ज़रूरी है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात सिर्फ आय ही नहीं है, हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य भी है, कल्याण भी है, ठीक है। अब विकास की धारणा की बात करते हैं। तो देखो
विकास की धारणा अभी हमने बताया कि सिर्फ आय पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ स्वास्थ्य पे डिपेंड नहीं करती, सार्वजनिक सुविधाएं भी आती हैं, शिक्षा भी आती है, सब कुछ आता है। उसी तरह जो हमारे पास संसाधन है ना, वो भी हमारे विकास को बताते हैं। आप देख रहे हो, आप भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उसको बचा के ही नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी बात भी की गई है कि अगर हम संसाधनों को नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाले समय में हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके लिए वो संसाधन क्या पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। तो हमें वो भी बचाना होगा ताकि हम अपने बच्चों को भी एक विकसित देश दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। आपको पता है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय क्या होता है। नवीकरणीय मतलब ऐसे संसाधन जो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं या प्रकृति उन्हें पुनः उनकी पूर्ति कर देती है। लेकिन जो गैर नवीकरणीय होते हैं उनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो फिर दोबारा इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो जल है हमारा वो नवीकरणीय साधन है, क्योंकि वर्षा हो ही रही है। वर्षा के समय में हम क्या होता है, भूमिगत जल मिलता है हमें, जिससे हम क्या होता है, जल को नवीकरण जल का कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। और कितना ज़्यादा वर्षा भी आजकल आप देख रहे हो वन कट रहे हैं, तो इस वजह से वर्षा भी कम हो रही है। तो हमें जल को थोड़ा बचा के यूज़ करना पड़ेगा। गैर नवीकरणीय में भी होते हैं कुछ ऐसे साधन जो कि निश्चित रूप से होते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जगह संसाधन ख़त्म हुए तब तक नए स्रोत मिल जाते हैं। आपको समझ में आता है, ठीक है, यहाँ का कोयला ख़त्म हो गया तो एक नया जगह मिल गई जहाँ पे कोयले के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। ठीक है, देखो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। उदाहरण के लिए हम ज़मीन से तो जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। मतलब अगर ये ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं मिल सकता। ठीक है, हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है, लेकिन उसके बाद हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं थी, लेकिन इसे बाद में खोजा गया। तो फिर क्या हो गया, तब तो वो हमें तेल मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे संसाधनों की बात की गई है। अब देखो पर्यावरण की बात की गई है। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमा का ख्याल नहीं करते। ठीक है, अगर पर्यावरण, जैसे अब कोरोना फैला तो कोरोना ने ये ख्याल तो किया नहीं कि मैं चीन में पैदा हुआ था तो मैं चीन में ही रहूँगा, नहीं ना, वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। तो जब पर्यावरण में गिरावट आएगी तो ये मत समझो कि चाइना में कुछ हो रहा है तो उसका असर हम पे नहीं पड़ेगा। कहीं पे भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में कुछ भी हो रहा है तो उसका असर धीरे धीरे पूरे विश्व पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम सबका भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है। ठीक है, विकास को हम ये नहीं कह सकते, ये मान ही नहीं सकते कि विकास क्या है, मतलब उसको एकदम एक किसी कैटेगरी में बांधना सही नहीं है। सिर्फ आय को ही विकास मानना सही नहीं है। इस चैप्टर में बेसिकली आपको यही बताया गया है। ठीक है, विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हमेशा ये प्रश्न उठता रहेगा कि विकास क्या है, और हमेशा हमें अलग अलग आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है, आज आपके पास जो भी है आप कल उससे ज़्यादा ही पाना चाहोगे। आप कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं मानोगे। ठीक है, तो विकास एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमेशा बहस जारी ही रहेगी। ठीक, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस तरह हमने एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।